2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको। नहीं हुजूर, देश तो आपसे 2014 से 2026 के हिसाब की उम्मीद में था, लेकिन आपके बस का नहीं है शायद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लफ्फाजी, विशुद्ध लफ्फाजी। लाल किले से नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण को इसी एक शब्द में लपेटा जा सकता है, बिना नाम लिए हुए देश की हर समस्या के लिए नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक को जिम्मेदार ठहराना और उसी में अटल बिहारी वाजपेयी तक को लपेट लेना, अपनी हर नाकामी के लिए जनता तक को कोसना और खुद को बड़ा करने की कोशिश में देश को छोटा कर देना, यही था नरेंद्र मोदी का भाषण। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं। तो चला क्यों रहे हैं? बताइए कि देश को हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद में उलझा देना, लोगों को एक उन्मादी भीड़ में बदल देना आपका छोटा सपना था या बड़ा? असल में मोदी 12 साल की सत्ता के बाद इस देश के पिछड़ेपन, आम जन की जिंदगी नर्क बना देने, वैज्ञानिक सोच को तहस नहस कर देने की जिम्मेदारी लेने से भाग रहे थे। जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरा भाषण सिर्फ एक मकसद से तैयार किया था, सिर्फ एक, कि उनसे देश के किसी भी सवाल का जवाब न मांगा जाए, न आज मांगा जाए और न कल। सबको पता है कि 2047 तक न नरेंद्र मोदी होंगे और न इस देश के लगभग 1/4 जनता, न भाजपा के वो नेता जो आज ये झुंझुना थमा रहे हैं। इसलिए 2047 के नाम पर झोंकते जाओ, झोंकते जाओ, झोंकते जाओ। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। भारत पर 12 साल तक राज करने के बाद, 3 कार्यकाल के बाद नरेंद्र मोदी की भाषा वही है जो 2013 में थी। करना होगा, गढ़ना होगा, चलना होगा। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। कौन करेगा, कौन गढ़ेगा, कौन चलेगा? जिम्मेदारियों से भागने की जो शब्दावली 2014 के चुनाव से पहले वो इस्तेमाल करते थे, वही भागने की शब्दावली वो आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहास के महानायकों को लेकर नरेंद्र मोदी की कृतज्ञता, खासकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर उनकी नफरत, इस बार भी छिपाए नहीं छिप सके। देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। दुनिया में ऐसे कम नेता हुए हैं जो अपने देश को आजादी दिलाने वालों से ऐसी नफरत करते हैं। इसकी वजह है, मोदी जानते हैं कि वो 12 साल नहीं, 112 साल भी प्रधानमंत्री रह जाएं तो नेहरू के कद के सामने बहुत बौने नजर आएंगे और इसकी कुंठा उनके भाषणों में बार बार झलकने लगती है। लेकिन जब यह कुंठा लाल किले से भाषण में भी छिपी नहीं रह पाती तो बात कुछ अलग हो जाती है। नरेंद्र मोदी का वश चलता तो वो कंगना रनौत की तरह बोल पड़ते कि भारत को आजादी 1947 में नहीं 2014 में मिली थी। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? नरेंद्र मोदी भारत के महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को नीचा दिखा रहे थे। ऐसा तब होता है जब प्रधानमंत्री को अपने ही देश के इतिहास का पता ना हो, या वो पहले के महान प्रधानमंत्रियों के सामने अपने बौनेपन के एहसास से भरा हुआ। नरेंद्र मोदी को मालूम होना चाहिए कि भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण की पहली शुरुआत
इंदिरा गांधी ने 1984 में की थी। और यह किसी आयातित पूंजी से, किसी आयातित टेक्नोलॉजी से या किसी आयातित कंपनी के रहम से नहीं हुई थी। पंजाब के मोहाली में भारत सरकार ने भारत के वैज्ञानिकों के दम पर भारत के पैसे से बाकायदा सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की स्थापना की थी, SCL। उसी साल इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। फिर राजीव गांधी ने इसको आगे बढ़ाया। भारत में कंप्यूटर लेकर कौन आया, नरेंद्र मोदी को जरा पढ़ना लिखना चाहिए। उस समय बीजेपी और उसके साथी दलों के नेताओं ने इसे टिन का डिब्बा कहा था। नरेंद्र मोदी को इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो अपना गाल बजाने आए थे सो बजा रहे थे। नरेंद्र मोदी 12 साल पहले भी नैतिक शिक्षा के मास्टर की तरह भाषण देते थे, आज भी वही किया। कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंध जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। नरेंद्र मोदी 76 मिनट के बेहद थके हुए, उससे ज्यादा उबाऊ और उससे भी ज्यादा दिशाहीन भाषण के पूरे दौरान बेहद हताश नजर आ रहे थे। उनकी लय टूटी हुई थी और समझ में आ रहा था कि वो जिस उत्साह और उमंग की बात कर रहे हैं वो खुद उनके अंदर ही खत्म हो चुका है। कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। अगर मोदी के भाषण में सबसे ज्यादा इंतजार देश को किसी बात का था तो वो ये कि वो पेपर लीक पर क्या बोलते हैं, पूरे भारत में सड़कों पर उतरते बच्चों पर क्या बोलते हैं, स्कूलों की खस्ता हालत पर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कलम कॉपी किताब पढ़ाई के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर बेटियों पर। एक शब्द नहीं था नरेंद्र मोदी के पास इसके लिए सिवाय लफ्फाजी और विशुद्ध लफ्फाजी के। उन्होंने एक बार फिर से साबित किया कि उनके पास देश की पिछली सरकारों को कोसने के अलावा देश को आगे ले जाने का कोई रोड मैप न पहले था न 12 साल तक राज भोगने के बाद है। लेकिन शिक्षा को लेकर जरा नरेंद्र मोदी की सोच देखिए। परिवार पर आर्थिक बोझ न आए और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। बच्चे तो सोच रहे थे कि उन्हें कोचिंग माफिया से मुक्ति मिलेगी, सभी बच्चों को समान शिक्षा और समान मौकों का रास्ता मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस खाई को और चौड़ा करने का ऐलान कर दिया है। और जब प्रधानमंत्री खुद देश की युवा पीढ़ी को गड्ढे में फेंकने पर आमादा हो जाए तो बचाएगा कौन? लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। इसके बाद की बात जरा ध्यान से सुनिएगा। नरेंद्र मोदी का ऐलान है कि हमें आम लोगों की मजबूती से कोई लेना देना नहीं है। भले उन्होंने नाम न लिया हो, लेकिन उनका ऐलान यही है कि इस देश को अगर आगे ले जाना है तो अंबानी अडानी जैसे अरबपतियों खरबपतियों को और अमीर और अमीर और अमीर बनाना। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। यह है नरेंद्र मोदी की सोच। पहले भी वो कर यही रहे थे, लेकिन अब तो वो खुलकर डंके की चोट पर कहने लगे हैं कि हां, मैं अडानी अंबानी जैसे अरबपति यारों को मजबूत करने में दिन रात लगा हुआ हूं और इसके लिए जो भी बन पड़ेगा करूंगा। समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। हैरानी होती है कि भारत जैसे गरीब देश का प्रधानमंत्री अरबपतियों खरबपतियों के कल्याण के लिए खुद को खपा देना चाहता है। लेकिन रुकिए, नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले से एक नया जुमला फेंका है, सप्तधारा का।
मतलब वो 7 शक्तियां जो देश को आगे ले जाएंगी। सुनिए जरा वो 7 शक्तियां क्या क्या हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो सबको लगा कि सबसे पहले वो छात्रों नौजवानों की बात करेंगे, उनकी चिंताओं की बात करेंगे, उनकी बेचैनियों की बात करेंगे, लेकिन नहीं। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। लगा दूसरे नंबर पर तो पक्का छात्र युवा नौजवान की बात करेंगे। सुनिए, कृषि और फूड प्रोडक्शन, खूब फूड प्रोसेसिंग, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। लगा तीसरे नंबर पर तो छात्र युवा नौजवान की बात आ ही जाएगी। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। तो क्या नरेंद्र मोदी की सोच में चौथे नंबर पर छात्र युवा नौजवान आए? सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। क्या पांचवें नंबर पर नरेंद्र मोदी की सोच में छात्र युवा नौजवान आते हैं? हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। सप्तधारा की शक्ति में नरेंद्र मोदी की सोच क्या अब बच्चों तक पहुंचेगी? हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी। लगा अब तो मोदी पक्का मास्टर स्ट्रोक मारेंगे। वो कहेंगे कि सप्तधारा की सबसे बड़ी शक्ति है छात्र नौजवान युवा, जेनजी और जेन अल्फा। लेकिन हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। नरेंद्र मोदी ने सप्तधारा की ताकत में कहीं भी दूर दूर तक नौजवानों को शामिल ही नहीं किया। लेकिन शर्मनाक तो यह है कि उन्होंने देश के तमाम बुद्धिजीवियों, पूर्व में देश को दिशा देने वाले आइडियोलॉग्स, प्रोफेसरों, चिंतकों और छात्रों को नक्सली सोच का करार देते हुए उन्हें राष्ट्र विरोधी की तरह इंगित किया। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। ऐसी सोच के हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्हें लगता है कि देश को छात्र छात्राएं नहीं, युवा नहीं, अध्यापक नहीं, चिंतक और बुद्धिजीवी नहीं, कवि, लेखक, आलोचक, वैज्ञानिक नहीं, देश के अरबपति और खरबपति चलाते हैं और वही चलाएंगे। पूरे भाषण के दौरान बार बार ऐसा लग रहा था जैसे नरेंद्र मोदी देश को नहीं, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें खुद ही महसूस हो रहा है कि वो वतन से झूठ बोल रहे हैं, और इस झूठ को जनता ने पकड़ लिया है, वो भी कस के। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।